छात्र लोग, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के बात करेंगे और वह टॉपिक है जो एसएससी, बैंक, रेलवे से जुड़ा हुआ है। यह दुनिया के तमाम कंपटीशन जो है उसमें से जीएस यानी सामान्य विज्ञान के रूप में पूछा जाता है। अब वो विज्ञान क्या है, पढ़ने वाले बच्चे उसको समझिए, नोट करिए, याद करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आज की बात है प्राकृतिक रेडियो सक्रियता। आसान से समझा देंगे, बड़ी टफ लगता है लेकिन समझाएंगे हम सरल भाषा में जो बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। समझिए आगे, रेडियो सक्रियता यानी इसको हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। जैसे इसका अर्थ यह हुआ कि आपको 1895 का दशक था। हेनरी बेक्वेरेल नाम के एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा कि कुछ तत्व, जैसे उन्होंने इनसे पहले भी कुछ तत्व का ऐसा वैसा खोज हो रहा था। इन्होंने पाया कि जिस प्रकार से हम लोग आज देखते हैं कि 19वीं सदी में जो एक्स किरणें हैं जो रोंटगेन खोज किए थे, 1901 में नोबेल मिला था उनको, याद रखिए। उसी प्रकार से उन्होंने देखा कि जैसे हम लोग आज समझते हैं, उन्होंने नहीं देखा था एक्स किरणें क्योंकि उनके बाद ये खोज हुआ। लेकिन एक्स किरणें जिस तरह से फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, अंधेरे में भी वस्तु कणों में गति और ताप उत्पन्न कर देती है, अंधेरे में भी, उसी प्रकार से हेनरी बेक्वेरेल 1895 में पाए कि रेडियो सक्रिय यानी कुछ ऐसे तत्व मिला उनको जिनसे कुछ किरणें निकलती है और वे किरणें अंधेरे में भी फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है और खास करके आपको एल्युमिनियम और अबरख के पत्थर को भेद देती है। बेरियम प्लेटिनोसाइड, जिंक सल्फाइड को प्रदीप्त कर देती है। ऐसे ऐसे गुण वाले किरणें कुछ पदार्थों में निकलते हुए इनको महसूस हुआ, देखे नहीं, और इसी का नाम इन्होंने रेडियो सक्रिय किरणें रखा और ऐसे तत्व को रेडियो सक्रिय तत्व रखा। अब ऐसे गुण को रेडियो सक्रियता रखा। अब क्या है कि फोटोग्राफिक प्लेट मान लीजिए किस तरह से बनाते हैं, और यह है धन ध्रुव है और यह ऋण ध्रुव है। तो इनसे निकलने वाले किरणें को इन्होंने अल्फा, बीटा, गामा 3 भागों में बांटा। अब यहां अगर अल्फा निकलती है तो अल्फा निकला तो इस साइड आ गया अल्फा, क्योंकि अल्फा पर धन आवेश होता है, ऋण से आकर्षित होकर ऋण क्षेत्र में मुड़ जाएगा, और इधर प्लस पर आकर्षित होगा आपको बीटा किरणें, जो ऋण आवेशित होती है, ऋण और धन आवेशित होकर के आकर्षित इस साइड आ जाएगा, और गामा किरणें जो है कोई आवेश नहीं होने से सीधे निकल जाती है। इस तरह की किरणों को यह प्राप्त किया गया। अच्छा, आगे देखते हैं कि जब 1895 के बाद 98 का समय आया तो मैडम क्यूरी ने थोरियम नाम का एक तत्व खोज निकाले। थोरियम, उनमें भी रेडियो सक्रियता के किरणों के गुण थे। उसी प्रकार से जब दशक आया 1902 का तो मैडम एंड सर, दोनों क्यूरी पति पत्नी थे फ्रांस के, इन्होंने दोनों मिल करके और आपको ये खोज कर दिया रेडियम और प्लूटोनियम का। रेडियम और प्लूटोनियम क्यों खोज किया? क्योंकि देखे कि यूरेनियम से जब थोरियम हम निकाल लिए, फिर भी देखा गया कि यूरेनियम को अयस्क जो है पिंच ब्लेंड होता है। पिच ब्लेंड, यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड। तो यूरेनियम की अपेक्षा यूरेनियम निकाल लेने के बाद भी जो पिच ब्लेंड है उसमें यूरेनियम से 4 गुना रेडियो सक्रियता अधिक मिल रही थी। अब देखिए, अयस्क में ज्यादा मिल रहा है उसे प्राप्त यूरेनियम की अपेक्षा। इन्होंने अर्थ लगाया दोनों मिलकर, मैडम और सर क्यूरी, कि क्या कारण है? तो कारण यह है कि हो सकता है कि इनमें और भी ज्यादा रेडियो सक्रिय वाला तत्व उपस्थित पिच ब्लेंड में है, और सही 1902 में इन्होंने दोनों मिलकर खास करके रेडियम और प्लूटोनियम की खोज कर दी, और रेडियम जो निकाला गया पिंच ब्लेंड से और उसके बाद यूरेनियम से, ये दोनों से प्राप्त किया गया, जिसमें शक्ति इसके अयस्कों से 30 लाख गुना अधिक थी। किसकी? रेडियम की शक्ति जो है 30 लाख गुना अन्यों से, अयस्कों से अधिक थी। अब इसके बाद आगे आ गया समय इस तरह से। अब इन्होंने तीनों सब मिलकर के रेडियो सक्रियता के नियम को, सिद्धांत को पारित किया। अब बात यह रहा कि यदि मान लिया कि यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 है और 238 परमाणु भार है, तो अगर इसमें से हम एक अल्फा किरणों को निकालते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यह बदल जाता है थोरियम। तो बदलने से, एक अल्फा किरणें हटने से 2 परमाणु संख्या घटेगा, यहां हो जाएगा 90, और 4 परमाणु भार घटेंगे तो 234 बनेगा।
इस तरह से अल्फा किरणें घटते जाएगा और ये रेडियो सक्रियता से दूसरा रेडियो सक्रिय, फिर इसे घटेगा अल्फा, तीसरा रेडियो सक्रिय, फिर इसे घटेगा अल्फा, चौथा रेडियो सक्रिय में बढ़ता चला जाता है, बनता, जब तक कि अक्रिय न हो जाए। उसी प्रकार से यदि हम यूरेनियम से, मान लिया कि यूरेनियम 92 से 238 परमाणु भार वाले से एक बीटा किरणें निकाल देते हैं, तो ये एक बढ़ जाता है, परमाणु संख्या एक बढ़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा परमाणु संख्या 91 तक आ सकता है और 238 परमाणु भार ज्यों का त्यों रहेंगे। लेकिन गामा किरणें के निकलने से न तो परमाणु संख्या बढ़ेगा और न तो घटेगा और न तो परमाणु भार बढ़े घटेगा, दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। गामा किरणों के निकलने से कोई प्रभाव नहीं बनते। इस प्रकार से यह सिद्धांत है, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत है। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि रेडियो सक्रियता में आने वाले तत्वों में बहुत सारे तत्व बन जाते हैं। जैसे इसमें आने वाले तत्व हैं कुछ रेडियो सक्रिय श्रेणी में, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है, नेपच्यूनियम है, नेपच्यूनियम, ऐसे ऐसे करके कई हैं। यूरेनियम को आशा की धातु हम पहले की वीडियो में बताए थे, क्योंकि इससे और भी रेडियम की तरह धातु निकालने की संभावना है और ज्यादा संस्था इन रेडियो सक्रियता में है प्लूटोनियम। उसी से परमाणु हथियार ज्यादा बनाए जाते हैं, ज्यादा आदमी मारे जा रहे हैं, क्षति हो रही है, इसलिए इसको भय का धातु कहते हैं। पहले वाला वीडियो में भी हम बता चुके थे, इसको याद करते रहिए। इस प्रकार से रेडियो सक्रियता जो है, खास करके आपको ये सब सिस्टम, इसमें से आपको कई जीके बन जाता है। एसएससी रेलवे परीक्षा बैंकिंग में पूछता रहता है। अब है परमाणु बम। परमाणु बम जो है ऑटो हम खोज किए थे और इन्होंने जो परमाणु बम बनाया तो यह सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर करता है। जैसे यूरेनियम में क्या होता है कि यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन के प्रवाह करने से इसमें से 2 खंड बन जाते हैं और उसमें से यूरेनियम भी जो है 3 खंड में बनता है। फिर इसमें न्यूट्रॉन की प्रवाह करने से कुछ न्यूट्रॉन यूरेनियम को फिर खंडित करके 2 भागों में बांटेंगे ऐसे, और बीच में ये 3 गो यूरेनियम फिर बनेगा, 3 गो यूरेनियम फिर बनेगा। कुछ न्यूट्रॉन जब परमाणु विखंडन बम का होता है तो कुछ न्यूट्रॉन तो बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन कुछ न्यूट्रॉन ही यूरेनियम पर आक्रमण करके और उसे 2 खंडों में तोड़ेंगे, फिर 3 यूरेनियम में टूट जाएगा, फिर उन पर न्यूट्रॉन का बौछार होगा। अब ऐसे देखिए श्रृंखला बनते जाएगा, इसे हम श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। परमाणु बम में विस्फोट करने से जो यहाँ पर आपको मंद गति के न्यूट्रॉन से प्रहार करने से जो विस्फोट चालू हो जाता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन बनते हैं और कुछ न्यूट्रॉन यूरेनियम को बार बार विखंडित करते रहते हैं और श्रृंखला फव्वारा बनता चला जाता है और कई लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बनते हैं, जहां पर अज्वलनशील वस्तु भी जल उठते हैं। जैसे आपका पक्का उदाहरण है जो आपको जीके में पढ़ते भी हैं, हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण, जो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर, जिसका भुगतना आज तक जापान भोग रहा है। तो इस प्रकार से इसके नाभिकीय जो आपको विखंडन है, इसमें मंद गति के न्यूट्रॉन से फव्वारा बना दिया जाता है। लेकिन वही हम सूर्य की अभिक्रिया हाइड्रोजन बम की करें तो हाइड्रोजन बम की अभिक्रिया, सूर्य में होने वाली अभिक्रिया विखंडन नहीं कहिएगा, नाभिकीय संलयन कहिएगा, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुटकर एक हीलियम में बदल जाते हैं, तो उसमें भी भारी ऊर्जा की विपुल राशि निकलती है, संलयन में भी और विखंडन में भी, लेकिन संलयन में ज्यादा निकलती है विखंडन की अपेक्षा, कई लाख गुना संलयन में। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से कई लाख गुना अधिक पावरफुल होता है, लेकिन ये भी पावरफुल बहुत है विखंडन वाला। इस प्रकार से रेडियो सक्रिय तत्व है। ये रेडियो सक्रिय तत्व का उपयोग हम लोग विनाशक में तो कर ही चुके हैं, सारी संसार कर रहा है, लेकिन हम लोग को चाहिए कि इसको हम लोग ऊर्जा बनाए। इसीलिए परमाणु रिएक्टर खोला गया, जिसमें इसी रेडियो सक्रिय तत्वों को ऊर्जा बनाकर और तरह तरह के विद्युत उत्पन्न किए जाते हैं और हम लोग के विकास में काम आ रहा है। तो विस्फोटक बनाने से अच्छा तो यही हुआ कि सामाजिक कल्याण में नाभिकीय रिएक्टर बनाई जाए, नाभिकीय विखंडन करवा करके ऊर्जा बनाई जाए। नरौरा, कालपक्कम, राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप, ये सब क्या है, हमारे देश के परमाणु रिएक्टर है। तारापुर महाराष्ट्र का, ये सब जो है परमाणु रिएक्टर है, सब याद रखिए। तो हम लोग विस्फोट करने की जगह पर इसको हम लोग ऊर्जा बनाने के क्षेत्र में काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें आपको 20-25 जीके बन गया साइंस का, पढ़िए और इसको याद कर लीजिए। धन्यवाद।